हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज बड़ी खुशी का मौका है। हम सभी स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बंसा क्लासेस से सेलेक्ट हुए हैं, आज मैं सभी को उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। उन्होंने अपनी इस जर्नी में क्या क्या चीजें अच्छी करी, क्या उनकी मिस्टेक्स रह गई, क्या आगे के लिए वो सोच रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ हमारी पूरी बंसा क्लासेस की टीम को, जो अब हमारी टीम बन गई है। हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काम करते हैं, बिकॉज उन्हीं के कारण बंसा क्लासेस ने काफी अ, अच्छा मुकाम हासिल किया है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उन्होंने उतना ही कॉन्फिडेंस हमें दिखाया। तो आज मैं उन सभी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखते हैं। सबसे पहले हमारे साथ में आरिफ है, उत्कर्ष, सत्यम, आयुष, अर्शान, दृष्टि, कुणाल और अक्षत आज हमारे साथ जुड़े हैं। और इन सभी का रिजल्ट्स मुझे मैंने बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये हमारे साथ में ऑलमोस्ट 2.5 ईयर से हैं कंटिन्यूअसली और मेहनत कर रहे हैं। और रिजल्ट बहुत ही अच्छा इन्होंने हमारे सामने दिखाया है। इनके रिजल्ट्स में अगर अपन देखें तो सबसे पहले हमारे सामने सत्यम गुप्ता हैं, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया 103rd रैंक अचीव करी है आईआईटी एडवांस के पेपर में। उसके अलावा 33rd रैंक इनकी मेंस के अंदर आई थी। और देयर आर सेवरल अचीवमेंट जो कि इन्होंने अपने लाइफ में अचीव करे हैं। लेकिन उसके अलावा देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो जिन्होंने काफी अच्छे मार्क्स अचीव करे हैं आईआईटी में। आईआईटी एडवांस का रिजल्ट मैंने आपके सामने शो किया है, जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अंगद की 909 रैंक, प्रणीत की 1030 रैंक। उसके अलावा श्रेयस मोहंती हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसकी 2679 रैंक। उसके अलावा अनमोल की 6400 रैंक। उसके अलावा आरिफ 6919, अर्शान 6991 एंड अक्षत 8284। Then Ayush 9653. Then we have Piyush, that is 10,431 rank. Utkarsh 10,833 rank. Kunal 12,705 rank. And Drishti that is 24,538 rank. ये सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इनकी जनरल रैंक मैंने बताई। इसके अलावा जो इनकी कैटेगरी रैंक है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वो आप लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा हमारे रिजल्ट्स को। लेकिन आज अपन इनसे रूबरू होते हैं और ये देखते हैं कि इनके क्या क्या मार्क्स आए हैं और किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन करी है। तो मेरा सवाल अलग अलग स्टूडेंट से रहेगा। आप में से सभी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं बंसा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर, इन सभी बच्चों को ध्यान से सुनना। इन्होंने अपनी जर्नी कैसे पूरी करी है, आपको भी उनसे काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरिफ से पहला सवाल कि आरिफ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है इस पर्टिकुलर आईआईटी एडवांस के पेपर को क्लियर करके। इनफैक्ट आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, वो भी मैं बाकी बच्चों के साथ शेयर करूंगा। आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सर, काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। बट सर, इस बार का जो पर्टिकुलरली एडवांस का पेपर था वो काफी डिफिकल्ट था, तो उसे एक गुड लेवल से क्लियर करके काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये उस पेपर सॉल्व करते हुए फील हो रहा था कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है बट फिर भी उनमें से बन रहे हैं, तो वो काफी अच्छी फीलिंग थी। और अब रिजल्ट आया है तो वो तो काफी अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं आरिफ के बारे में। मुझे कल परसों में ही पता लगा कि आरिफ जो है वो इनिशियली जब ट्यूलर स्कूल में उसने एडमिशन लिया था, तब ऐसी कंडीशन में उसको ट्यूलर स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मना कर दिया गया, यू आर नॉट फिट फॉर एग्जाम या यू आर नॉट फिट फॉर द स्कूल, मतलब आप इस कोर्स को ले नहीं सकते। एंड आफ्टर दैट उसने चैलेंज की तरह उसको लिया, किसी तरह उसने स्कूल में एडमिशन लिया और उसने उसके काफी मेहनत करी। एंड आफ्टर दैट उसने आईआईटी का ये जो प्रेस्टिजियस एग्जाम है इसको क्लियर करा। और इनफैक्ट अब हमें प्राउड फीलिंग आती है कि यस वी हैव मेड अ गुड डिसीजन। क्योंकि अगर आरिफ उस समय हमारे को ज्वाइन करते वक्त अगर हमने उसको मना कर दिया होता प्लीज कि नहीं हम आपको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, तो आज शायद हम इतने ब्राइट स्टूडेंट को अपने साथ नहीं देख पाते। चलिए एक और सवाल है, मैं उत्कर्ष से आपकी बार पूछूंगा। उत्कर्ष, मुझे एक डिफरेंस बता सकते हो आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस के बीच में? तुम्हें क्या फीलिंग लगी, क्या डिफरेंस लगा आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस के बीच में? सर मुझे डिफरेंस तो ये लगा कि जैसे मेंस के अंदर जो सवाल आते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स में देखते हो,
वो काफी आपको ऐसे दिखेंगे सवाल जो आपने ऑलरेडी पहले देखे हुए हैं, तो थ्रू एनसीईआरटी से थ्रू काफी आते हैं, एंड इट्स रिलेटिवली मोर ब्रॉड। वेराज एडवांस के अंदर आपको डीप सवाल दिखेंगे, 4-5 टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन के अंदर होंगे। यू विल सी कि आपको ज्यादा टाइम लगता है सेम सवाल को सॉल्व करने के लिए। मतलब तो मुझे इन लगता है दैट कि इज एनसीईआरटी का काफी रोल रहा मेनली मेंस के मेंस के एग्जाम अंदर। के लिए, और एडवांस के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के अलावा भी बुक रेफर करनी पड़ी, या आपके जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होते हैं या उनसे, और या आपके जो टीचिंग नोट्स होते हैं उनसे काम चल जाता है? नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स भी देखनी पड़ती है डेफिनेटली, जैसे एच वर्मा फिजिक्स के लिए, इरोडो हो गई। तो इफ यू सी दीज डिफरेंट क्वेश्चन, तभी आपको दिखेगा कि आप कैसे थोड़े ब्रॉड जो काफी बड़े क्वेश्चंस होते हैं विद मोर टॉपिक्स, उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो, वो उसी प्रैक्टिस से आता है। ओके, अगला सवाल जो है मैं सत्यम से पूछना चाहूंगा। सत्यम, मतलब तुम तो अभी मतलब सेलिब्रिटी बने हुए हो, काफी सारे चैनल्स तुम्हें कवर कर रहे हैं, काफी सारे लोग जो हैं वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं इस समय, और काफी सारे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाह रहे हैं अपने जो उनके बच्चे हैं उनको आगे कैसे पढ़ाई कराएं, क्या स्ट्रैटेजी करें। तो सत्यम, तुम्हारे से बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे लाइफ में जो तुमने अचीव किया, अगर तुम उनमें से ऐसा मानते हो कि मेरी जिंदगी में ये मिस्टेक रह गई जिसके कारण मैं अगर वो मिस्टेक नहीं करता तो शायद जो आज हूं उससे बेटर होता, या शायद उससे बेटर रैंक अचीव करता, तो क्या वो मिस्टेक मानते हो कि अपनी लाइफ में तुमने इस प्रिपरेशन के दौरान कैसी मिस्टेक करी? आइदर हो सकता है कि वो प्रिपरेशन की मिस्टेक हो, आइदर हो सकता है वो तुम्हारा कोई रूटीन की मिस्टेक हो, या हो सकता है कि कोई और हैबिट हो जिसके कारण तुम अपने आप को थोड़ा सा वो अचीव नहीं कर पाए जो शायद तुमने ड्रीम किया था। क्या बताना चाहोगे? सर, एक बात जो मुझे लगती है, हाँ, कि टेस्ट के दौरान मैंने ये चीज देखी थी कि मैं रेपिटेटिव पैटर्न पे सेम गलतियां परफॉर्म कर रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन है, तो वो एक टेस्ट में अगर गलत हो गया तो मैं उसको वापस रिअटेम्प्ट तो कर लिया था, लेकिन वो दो तीन टेस्ट के बाद अगर फिर से मेरे सामने आया तो मैं वापस उसमें अटका था। जैसे कि और सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक, जैसे कि किसी क्वेश्चन में करेक्ट या इनकरेक्ट में ढंग से मैंने नहीं देखा उसको, या फिर क्वेश्चन कभी कभी कुछ मांग रहा होता है और मैं इतना डीप में सोच लेता था कि वो कुछ मैं कुछ और ही आंसर दे बैठता था। तो इन चीजों पे मैंने एनालाइज जरूर करा, लेकिन हाँ, मुझसे देरी हुई। मैंने इस चीज का एनालिसिस सिलेबस कंप्लीशन के बाद जेई मेंस और एडवांस से 2 महीने पहले शुरू करा। अगर मैं ये काम शायद थोड़ा पहले शुरू करता तो मैं इस 2 साल की जर्नी में इसको और बेहतर तरीके से एलिमिनेट कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही एक्चुअली। ये जो बात है ना, मिस्टेक पूछना, ये मतलब मुझे बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन लगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर एक बच्चे को अगर अपनी मिस्टेक्स पता होती हैं तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है, लेकिन मिस्टेक को टाइमली एनालाइज करना इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसका जो आईआईटी एडवांस का पेपर था वो मैंने एनालाइज किया। देर आर सेवरल क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली, जैसे मैंने इसको केमिस्ट्री पढ़ाई, तो केमिस्ट्री के दौरान जो भी मैंने इसको पढ़ाया, इसने एक्चुअली उस समय उसको समझ लिया। इनफैक्ट टेस्ट में भी कई सारे वैसे क्वेश्चंस इसने परफॉर्म भी करे, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक्स ऐसी जो कि मुझे लग रहा था कि ये नहीं करेगा, वैसी सिली मिस्टेक इसने करी। ये एनालिसिस मेरे को इसके पेपर को देख के पता लगा कि एडवांस के पेपर में इसने वो सारे क्वेश्चंस जो कि इसको बहुत इजीली कर सकता था लेकिन गलती करी। इनफैक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, उस जर्नी के दौरान भी मैंने इससे कई बार ये वाली बात कही थी कि देखो तुम है ना क्या करोगे, बीच बीच में इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक मत करके आना। लेकिन ये सिली मिस्टेक के कारण कुछ गलतियां करता रहा। बट प्रिपरेशन के अंदर क्या गलती मानते हो सत्यम तुम, कि तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान क्या गलती है? मतलब क्या तुम्हें कुछ और क्वेश्चंस करने थे, या कुछ और मॉक टेस्ट देने थे? मेरे को लगता है जहां तक हमने तुम स्टूडेंट्स को 50 मॉक टेस्ट करवाए थे, फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि हाफ सेंचुरी पूरी कर दी थी। इतने क्वेश्चंस, इतने टेस्ट तुम्हारे लिए थे। इनफैक्ट देयर आर सेवरल स्टूडेंट जो कि फेड अप हो गए थे, अरे भाई इतने क्वेश्चंस कौन कराता है। तो वो भी एक पार्ट था। लेकिन क्या ऐसा था क्या कुछ भी, मतलब और भी तुम इम्प्रूवमेंट चाहोगे कि हम लोग करें, सो दैट कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहे? इट्स अ ओपन क्वेश्चन। सर, अगर मैं बोलूँ तो मतलब हाँ, एक चीज जो मैंने एनालाइज करी कि जो ह्यूमन मेमोरी है वो काफी ट्रांजिएंट है। मतलब अगर आपको लगता है कि ये कोई चीज टीचर ने बताई है आज क्लास में तो वो इंपॉर्टेंट है, और आपको लगा ठीक है आपने सुन लिया, आपको याद रह जाएगी, तो दैट इज नॉट वेरी करेक्ट, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी बहुत ट्रांजिएंट है, वोलेटाइल आप उसको भूल जाओगे। तो मतलब मैं ये मानूंगा कि वट एवर यू फाइंड इम्पोर्टेंट उसको कहीं ना कहीं लिख लो, या फिर
कुछ ऐसा सिस्टम बना लो ताकि वो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रह सके, क्योंकि इस 2 साल की जर्नी में यू नेवर नो कि जो तुमने फर्स्ट डे पढ़ा क्या पता वो लास्ट डे तुम्हारे काम आ रहा हो और तुम्हें याद ही ना हो, तो फिर वो इन दिनों रिग्रेट रह जाता है इन कि दिनों इन दिनों सत्यम की डायरी बड़ी फेमस हो रही है। जहां पर भी किसी क्लास के अंदर जाओ तो हर जगह सत्यम भैया की डायरी, और अभी काफी सारे वीडियोस भी आए हैं जहां पे सत्यम भैया की डायरी की फोटोज आई हैं। तो सत्यम भैया की डायरी बड़ी फेमस हो रही है, और ये डायरी की कहानी बड़ी मतलब बड़ी रोचक है। जब मैं कई बार सत्यम से मिलने गया, वहां पर जब भी हमको डिस्कशन करते थे और डिस्कशन के दौरान कुछ ऐसा पॉइंट निकल के आता था कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, सत्यम तुरंत भाग के अपनी डायरी उठाता था और उसके अंदर कुछ नोट कर लेता था। तो दैट्स अ वेरी गुड हैबिट, और मतलब ये इसी को हाईलाइट करना चाहता है। सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसकी मेमोरी बड़ी वोलेटाइल होती है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमारी मेमोरी बड़ी वोलेटाइल है, उड़ जाएगा, तो इसलिए जरूरी है यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू जॉट इट डाउन, कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर आप उसको लिख लो ताकि आप उसको फिर से रिवाइज कर सको। दैट्स अ वेरी गुड, मतलब सत्यम आपने अपनी मिस्टेक्स को पब्लिकली बताया, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत कॉन्फिडेंस की बात है, हर जना नहीं बता सकता, बट दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा आयुष से। आयुष, तुमने मतलब अपनी तैयारी कब से स्टार्ट करी? क्या तुमने अपनी तैयारी क्या एग्जैक्टली अभी 1 साल से तैयारी चालू करी, या मतलब ये सपना 4th क्लास 5th क्लास से स्टार्ट कर लिया था पढ़ना? क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स सुनना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को कब से पढ़ाना चालू करें। नहीं सर, मैंने तो एक्चुअली 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू करी है, और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैंने 4th 5th से तो नहीं, लेकिन 9th से स्कूल का प्रोग्राम में तो हम ले लिया था मैंने भी। तो बेसिकली 9th से ही हो गया 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मतलब मुझे तो ऐसी फीलिंग आती है कि हर एक बच्चे को 8th क्लास से या 9th क्लास से सिंसियरिटी ले लेनी चाहिए। जो भी वो टॉपिक पढ़ रहा है उसका बेस तैयार कर लेना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। लेकिन प्रॉपरली जेई की जो तैयारी है, या अगर वो नीट देना चाह रहा है तो उसकी जो प्रॉपर तैयारी है वो उसको 11 से करनी चाहिए। इस बारे में आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? मतलब आपको क्या लगता है, एम आई राइट, और एनीथिंग जो तुम्हें लगता है कि नहीं इसमें करेक्शन कर सकते हैं सर कोई? सर सर मैं आपसे अग्री करूंगा इस पॉइंट पे कि सर 8th 9th से इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि 11th में अगर फिर इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो इन सब्जेक्ट्स में जेई की प्रिपरेशन के साथ, तो फिर बात सही फिर नहीं बैठती, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है। काफी डिफिकल्ट लगता है फिर वो, और फिर वो लगता है कि और सब्जेक्ट चेंज कर लेना चाहिए। अगर आपका पहले से ही इंटरेस्ट हो तो फिर आप लगे रहते हैं उसमें। एक और मतलब एक बड़ी हॉट न्यूज सब जगह चल रही है, सब लोग बड़ी उस पे मेहनत कर रहे हैं कि जिस दिन आपका जेई एडवांस का पेपर था उस दिन कुछ जूमिंग प्रॉब्लम आई थी। मैं क्वेश्चन को बड़ा अलग ढंग से पूछ रहा हूँ, क्या वो जूमिंग प्रॉब्लम आपकी रैंक को वेरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, या मतलब इट्स जस्ट अ पार्ट? हो सकता है कि उस रूम के अंदर आपको मच्छर काट रहे थे, हो सकता है कि वहां फैन बंद हो जाता, हो सकता है वहां एसी बंद हो जाता, देयर मे बी सर्टेन अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। तो क्या जूमिंग प्रॉब्लम इज जस्ट वन ऑफ देम, और इट क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट? व्हाट डू यू थिंक? मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जेई का 3rd अटेम्प्ट होना चाहिए, वेदर यू एग्री फॉर दिस और नॉट। अर्शान, क्या कहते हो तुम? सर मेरे ख्याल से सर जूमिंग प्रॉब्लम जो थी वो हुई तो सबके लिए थी, तो उतना कुछ मेजर डिफरेंस पड़ा नहीं होगा। अगर स्पेसिफिकली एक ही जगह पे होती या कुछ स्टूडेंट्स के लिए होती तो उनके लिए जरूर प्रॉब्लम होती, बट जैसा कि हमने देखा कि सभी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो सबके लिए कॉमन हो गया, तो इसलिए वो उतना कुछ मतलब वो डिफरेंस पड़ा नहीं। सबके लिए बराबर बराबर माफ करो, खत्म बात। हाँ सर। नहीं तो मेरा मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू गॉट एक्स मार्क्स, है ना? अगर वो जूमिंग प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या वो x+2 या x+4 या x+10 होते क्या? सर हो सकते थे सर। एग्जाम में कंडीशन ही कुछ और होती है ना सर, कि इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि ध्यान नहीं रहता, कि हो सकता है वो ज्यादा होती, हो सकता है कम होती, कुछ कह नहीं सकते, बट प्रॉब्लम थी तो वो सभी के साथ हुई, तो उसमें मतलब कुछ ये नहीं कह we सकते। can take this zooming as a problem, मतलब it's just like another problem, लेकिन it's a problem and it may create a impact on your result. In fact ऐसा हो सकता है कि ये impact सभी पर आया हो, लेकिन of course this is a problem, हम ये मान सकते हैं कि एक problem का है, और मतलब हमें ये सजेस्ट करना चाहिए आगे जितनी भी एजेंसीज जो कि टेस्टिंग एजेंसीज हैं
कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जाए, बिकॉज दैट मे क्रिएट मोर इम्पैक्ट ऑन सम पर्सन, इट मे क्रिएट सम लेसर इम्पैक्ट। तो हो सकता है कि इससे उसकी रैंक वेरी कर जाए, क्योंकि हो सकता है ना कि Yes, फॉर sir. एग्जांपल आरएम ने उस जूमिंग प्रॉब्लम को बड़ा स्पोर्टी ले लिया, नहीं मैं तो कर दिखाऊंगा कोई बात नहीं, और हो सकता है कि उसी प्रॉब्लम को आयुष ने सोचा हो कि नहीं यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो वो इट मे भी, मतलब हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो वो तो उस चीज को बोले कि नहीं यार कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, और कुछ लोग उससे ज्यादा इम्पैक्ट हो गए। दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट मैं दृष्टि से आपकी बार पूछना चाहूंगा कि दृष्टि, मतलब एग्जाम खत्म हो गए हैं, उसके बाद मैंने सुना है कि तुम घूमने फिरने खूब लगी हो, तो मतलब एक बात बताओ कि एग्जाम की तैयारी के दौरान और अब में कितना डिफरेंस है? क्या एग्जाम की तैयारी के दौरान भी घूमने फिरने जाती थी, या उस समय भी मूवीज वूवीज चलती थी, कॉमिक्स चलती थी? कॉमिक्स का सवाल तो वैसे अक्षत के लिए है मेनली, पर चलो दृष्टि तुम जवाब दो कि क्या रहता था, मतलब तैयारी और अभी में क्या डिफरेंस है? नहीं सर, तैयारी के टाइम वैसे भी कोविड था तो बाहर तो जाना नहीं होता था 11th में तो वैसे ही, और 12th में भी नहीं गई थी क्योंकि फिर मेंस ही पास में आ गए थे तो 11th वगैरह कुछ भी नहीं, तो इसलिए फिर अभी बाद में ही जा रही। मतलब दृष्टि ने तो एकदम आइडियल जवाब दिया, सर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी और कुछ नहीं, और ये सब मिथ्या है, मैं कहीं घूमने वूमने नहीं जाती थी, और मूवी वूवी तो सर मैंने कम ही देखी। लेकिन अगर यही सवाल मैं अक्षत से पूछता तो अक्षत 2 साल की तैयारी के दौरान कितनी मूवीज निपटाई, कितनी सीरीज निपटाई, और कितने नॉवल पढ़े? सर वो ऐसे डायरेक्टली वो चीज नहीं है कि वो मूवी देखने जाते हैं और वो सब है। सर प्रॉब्लम मेरी स्पेसिफिकली है कि मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, और है ना पढ़ने या फिर देखने में कहीं एक बार रुक नहीं सकता कि वो जो कोई जो चीज है, जो किताब पढ़ रहा हूँ, कॉमिक पढ़ रहा हूँ, वो ज्यादा डिपेंड नहीं करती, पर बहुत ही आसानी से ना मैं देखता हूँ कि खुद को डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अगर अरे मतलब अगर वो अक्षत, मेरे को इतनी एक प्रॉब्लम सच सच बात बता, मेरी क्लास जब चलती थी तो उस दौरान तू साथ साथ में बैठ के नॉवल पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? कुछ टाइम तो था ऐसे। और मैथ्स के दौरान कई बार ऐसा चलो, पर किया वो तूने? स्पेसिफिकली नॉवल वॉवल पढ़ने की बात नहीं ना, वही बोल रहा था ना, वो आसानी से ना वो हार जाता है, वो तो करी तो बहुत सारी चीजें उस अच्छा, टाइम। एक एक बार बता, एक बार मैंने तुझे पकड़ा था, तेरी स्क्रीन ब्लूइश ब्लूइश कलर की थी, उसमें फेसबुक चला रखा था क्या तूने? मैंने तेरे को कहा था तेरे नहीं चश्मे सर, के अंदर मुझे इमेजिन, मतलब फेसबुक तो वही जिंदगी में इमेजेस मैंने आ कभी रही नहीं है। खोला सर। तो उस दिन क्या चला रखा था, इमेजेस किस चीज की आ रही तेरे चश्मे में? मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं, मतलब मुझे प्रॉपरली याद है कि उस दिन तूने कुछ और तो कर रहा था, मतलब हाँ, मैं वो पढ़ा रहा चला तो था। रखा था वो, पर वो है ना, यही बोलना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज नहीं है, पर बहुत आसानी से कहीं और मेरा फैल जाता है दिमाग है ना, वो अच्छा, क्लास चल रही है क्या क्या एक चल रहा सवाल इसी से रिलेटेड उत्कर्ष से पूछूंगा। उत्कर्ष, तेरे को क्या लगता है, क्या तुम्हारी हाँ, प्रिपरेशन के लिए कोविड इज गुड और नॉट? मतलब कोविड जो आया पर्सनली मेरे वो लिए प्रिपरेशन को, मतलब तुम्हारे को और अच्छा रहा कि कोविड आ गया, बढ़िया हो गया, और तुमने 2 साल बहुत लग के उस चक्कर में पढ़ाई करी, और या फिर ये मतलब इसके मेरिट और डीमेरिट देखें, या आइदर कह सकते हैं ये सही था या गलत था, तुम क्या वोट करोगे? सर मेरे लिए पर्सनली जो है ना वो इन अ स्कूल या फिर कोई साथ में जब कोई क्लासरूम में बैठते हैं कोई, तो बेटर पढ़ाई होती है मुझसे। बिकॉज जब मैं क्लासरूम में बैठा-बैठा अगर मैं कोई ऐसा भी होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कि मैं कुछ और पढ़ना शुरू कर दूँ, कि मैं कुछ और देखना शुरू कर दूँ, तो साइड में दोस्त बैठे होते हैं, बोलते हैं पढ़ ले, या कोई टीचर देख लेता है तो बोलते हैं पढ़ लो। तो नहीं नहीं, वो जो है वो ये बड़ा कोविड में हेल्प मिक्स सा किया नहीं। क्वेश्चन है। सत्यम, तुम क्या कहोगे, कोविड तुम्हारे लिए अच्छा रहा, मतलब इस दौरान ये माहौल अच्छा रहा, अगर होता या नहीं होता, तुम क्या लगता है? सर प्रेपरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोविड अच्छा ही था, क्योंकि जितना टाइम एक एस्पिरेंट को मिल सकता है अपनी स्टडीज के लिए तो उतना बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, काफी मोनोटोनस हो गई थी कोविड के कारण लाइफ, क्योंकि मतलब आप स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कहीं जा नहीं सकते, कुछ और कर नहीं सकते, तो मतलब इट वाज गुड एंड बैड बोथ एट द सेम टाइम। मतलब इसमें कुछ भी सही एक आंसर होना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात को कहना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को ये कई सारे पेरेंट्स ने सवाल पूछा, और मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, उनके लिए ये कोविड एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि आने जाने में जो समय खराब होता है वो वेस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट कई बार होता है कि हमको स्कूल जाना है, तैयार होना है, और स्कूल में जा रहे हैं, होमवर्क करना है, स्कूल में कई बार क्या होता है कि कोई फ्रेंड ने बताया नई मूवी आई है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हम अभी जो सिर्फ पढ़ना चाह रहा था ना, उसके लिए ये कोविड गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, एक माय सेंस। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इसको इल्जाम दे दिया, इसको अपना रीजन बना दिया कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया बिकॉज
कोविड था, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैं स्कूल नहीं जा पाया, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग थी। तो यहाँ पर वो जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑनलाइन ऑफलाइन का भी आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा रहा, कुछ लोगों के लिए ऑफलाइन ही अच्छा था। तो मैं आपको समझाता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या था। ऑनलाइन इन यूट्यूब मोड या ऑनलाइन इन अदर जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं वो खराब था, लेकिन ऑनलाइन जब 1-to-1 जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आपकी क्लासेस ली थी, वहां 1-to-1 क्लासेस होती थी, दैट इज गुड मोड। तो उसमें ऑनलाइन का जो मेरिट था वो भी आ गया, अलॉन्ग विथ जो डिस्ट्रैक्शंस थे वो जीरो हो गए। तो अगर अपन इस ऑनलाइन मोड को 1-to-1 चलाएं तो दिस इज फार फार बेटर देन जो हम लोग दूसरे जगह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और सवाल है, और वो सवाल ऑफ कोर्स मेरा वापिस से सत्यम से रहेगा, बिकॉज वही एक ऐसा पर्सन है जो इस सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंटली दे पाएगा। और वो है कि सत्यम मतलब हर जने को तुम, जैसे अभी मैंने तुम्हारे और भी वीडियोस देखे उसके अंदर भी तुमने हमारी बात की, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दोबारा सुनना चाहूंगा, व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? either your goal is your inspiration or there is a particular person is your inspiration। मतलब क्या तुम्हारे को कुछ बनना था वो तुम्हारी इंस्पिरेशन थी, या तुम्हें किसी के जैसा बनना था वो तुम्हारी इंस्पिरेशन? व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? सर काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, मेरा मतलब थोड़ा देयर इज जवाब भी समथिंग शायद डिफरेंट। ये सवाल बहुत सिंपल नहीं है, इस सवाल को सभी जने ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या कोई इंसान आपके लिए इंस्पिरेशन है या कोई गोल आपके लिए इंस्पिरेशन? सर मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर इज अ पर्सन जिसका गोल मेरा इंस्पिरेशन बन गया। मतलब मैं बिल्कुल, शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं कोटा फाउंडर मिस्टर वीके बंसल सर की बात कर रहा हूँ। श्योर। तो उनकी लाइफ जर्नी को देखा जब, तो उनको जब देखा, उनसे उनसे उनके साथ जब बैठते थे, उनसे जब मिलते थे, तो उनको देख के ही एक, पता नहीं, एक अंदर से एक पॉजिटिविटी जाग जाती थी कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ। तो जो चीज, जो वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट करा था, उनके सामने अपनी इमेज को, अपनी उनके सामने उनको एक तरीके से एक सल्यूट देने के लिए उनके ही वर्ल्ड में अच्छा करना मेरा गोल बन गया था। बहुत ही मतलब अ, गजब का आंसर दिया इसने। मतलब पॉइंट इज नॉट कि हमें एग्जैक्टली जैसे किसी बच्चे को लगता है यार मुझे तो शाहरुख खान बनना है, तो वो कटिंग वटिंग करा के आ जाता है शाहरुख खान बनने की तरह, हमें तो शाहरुख खान बनना है। नहीं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करनी है। तो दिस इज समथिंग जो कि सत्यम ने आंसर दिया। इसको कोई ऐसा नहीं था कि इसको उसकी तरह दिखना है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरह दिखना है या उसको फॉलो करना है। एक्चुअली उन इसको उनके वर्ड्स को फॉलो करना था, उनकी लाइफ जर्नी जो रही है, जितना उन्होंने डेडिकेशन दिखाया है, उस पॉजिटिविटी को फॉलो करना था। सत्यम से रिलेटेड कुछ एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि मुझे इसके फादर से पता लगा कि सत्यम जब छोटा था तो इसने कहा था कि मुझे, मेरे को एक लाल बत्ती गाड़ी के अंदर घूमना है। तो सत्यम का हमेशा से इंस्पिरेशन रहा है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने या कोई एक सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करे। बट द पॉइंट इज कि अभी उसने आईआईटी की जो जर्नी क्लियर करी है, क्या वो उसका सेकंड गोल हो सकता है? क्योंकि उसके लिए इंस्पिरेशन कोई पर्सन नहीं है, उसके लिए कोई इंस्पिरेशन, उसके लिए इंस्पिरेशन एक पर्टिकुलर थॉट है कि ही इज दैट मच सक्सेसफुल कि जो उसको देख रहे हैं या जो उसके लिए उम्मीद रखते हैं वो इस पे गर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बंसा क्लासेस के टीचर्स की बात करें तो बंसा क्लासेस के टीचर्स भी सत्यम पे या आप सभी बच्चों पे गर्व कर सकते हैं। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि यस यू आर समथिंग जिन्होंने हमारे लिए एक पॉजिटिव काम करके दिखाया। तो वही मतलब इट्स वेरी गुड कि इसने इस बात का जवाब बहुत अच्छे से दिया। थैंक्स अलॉट सत्यम, बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक छोटा सा एक और पॉइंट है जो कि मैं ऑफ कोर्स सुनना चाहूंगा, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आरवी भी जवाब दे सकता है उसका, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है। अरे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं ना पढ़ाई पढ़ पढ़ के परेशान हो गया हूँ, डिप्रेशन में आ गया हूँ, और मतलब इतने इतने मुझे पढ़ाई करने के लिए पापा कहते रहते हैं, मम्मी कहती रहती है। ये सब जो नौटंकी है, मतलब मेरे को ये नौटंकी लगती है। क्या तुम्हें इस बात पे क्या कहना है? क्या सच में पापा मम्मी का जबरदस्ती तुम्हें पढ़ाई करने के लिए कहना और बच्चों का ये कहना कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगा या तो मैं, या मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या ये सच में एक प्योर फीलिंग है या दैट कैन बी ओवरकम?
सर फीलिंग्स तो सर ऐसे कोई लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर किसी को फील हो रहा है वो, तो वो रीजनेबल ही होगा किसी सेंस में तो। पर सर मेरे को पता है ऐसी फीलिंग, क्योंकि शुरुआत के टेस्ट में काफी लॉन्ग टाइम तक मेरे भी काफी कम मार्क्स आते थे जो क्लास टेस्ट होते थे। तो सर उससे मतलब बुरा तो फील होता ही था, बट सर एंड में पता होता था कि असली एग्जाम में भी फिर ऐसे ही नंबर आएंगे अगर नहीं पढ़ना शुरू किया था। तो उस चक्कर में फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। इवेंचुअली थोड़ा मैंने कैचअप कर लिया था बाय द एंड, तो उसके कारण मेरे रिजल्ट तो सही हो गया था सर। बट नौटंकी भी थोड़ी बहुत तो होती रहती है हर बच्चे की उसमें। अच्छा, सर तुमको क्या कहते हैं, मतलब तुम्हारे मार्क्स भी इनिशियली थोड़े से कम आने लगे थे, फिर तुमने मतलब तुम्हारे को बहुत मोटिवेशन मिला और तुम बहुत आगे निकल गए। तुम्हें क्या लगता है कि सच में मतलब ये क्या डिप्रेशन या इस तरह की चीजों को ओवरकम किया जा सकता है? सर मुझे ना सर करने के लिए तो है तो ऐसी कि लोगों को लग जाता है, तो पर उसको ओवरकम करने के लिए आपको बस यही देखना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा लोगों से। पर सही से मतलब क्या है कि तभी कर सकते। अक्षत के पास कोई बहुत अच्छे वर्ड्स मिल आप नहीं रहे अकेले इस तो नहीं सवाल कर का सकते जवाब देने के ओवरकम, लिए। अगर आपको ऐसे करना है। अगर मतलब आपको मुझे ऐसा लगता है ऐसा कि चीज आपका गोल अगर आपके सामने है तो दैट कैन बी ओवरकम, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स, हर एक इंसान की लाइफ के अंदर देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं डोंट मेक इट अ लार्ज इशू कि यार बहुत बड़ी चीज हो गई और आई कांट डू दिस, बिकॉज एनीथिंग कैन बी डन अगर अगर आपने उसको थोड़ा सा स्पोर्टी ले लिया। और ऑफ कोर्स जब आप मेहनत करने की सोच लेते हो तो फिर आगे जाके उस गोल को भी हासिल कर ही लेते हो। और ये प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है कि सिर्फ आर्य या अक्षत या सत्यम या किसी दृष्टि किसी के एक साथ बच्चे के साथ आती है। ये प्रॉब्लम मतलब ऑलमोस्ट हर एक इंसान के साथ आती है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या सोचा है आप लोगों ने? उत्कर्ष, क्या सोचा है नेक्स्ट? अब मतलब क्या फुल मस्ती करेगा, वहां कॉलेज में जाएगा और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेगा? क्या करने वाला है? नहीं सर, मस्ती तो नहीं करूंगा, प्रॉपरली पढ़ना है। अरे इतने ही पढ़ना चाहिए, पढ़ता हूँ। पढ़ाई तो करनी है। अभी भी पढ़ाई करेगा? पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे फिर। अभी नहीं, कॉलेज में घुसने के बाद। फिलहाल तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ ऑफ क्या ब्रांच के लिए या कुछ, कि किसी इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कुछ पढ़ना। तुम्हें क्या कुछ ना कुछ लगता अभी भी है करना चाहिए। उत्कर्ष, एक सवाल का जवाब मुझे दो, अगर कि अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि एक कॉलेज जब तुम सेलेक्ट हो गए तो तुम किसी ब्रांच को सेलेक्ट करोगे या कॉलेज को सेलेक्ट करोगे? व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम किसको प्रेफरेंस दोगे? वैसे है तो बहुत भारी सवाल है से तो। सर मैं पर्सनली जो है वो मुझे ब्रांच प्रेफर होती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं आता है किसी टॉपिक में तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो लेट्स से जब मैं 10th में था, मेरे को एसएसटी में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता था। तो मुझे एसएसटी पसंद नहीं थी, नंबर नहीं आते थे, नंबर नहीं आते थे और पसंद नहीं थी। तो थोड़ा डिटैचमेंट हो जाता है सब्जेक्ट से। तो आई बिलीव कि अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो यू आपको एफर्ट नहीं लगता था पढ़ने में। बट एट द सेम टाइम यू विल आल्सो हैव टू थिंक लॉजिकली कि आपको कौन से कॉलेज से जो है आगे ज्यादा हेल्प मिल सकती है। इन विच केस आप थोड़ा ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज करो। इफेक्ट जरूर आएगा, बट यू हैव टू पिक समथिंग इन द मैं मिडिल। इसके जवाब पे सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय इस कहानी से कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल देता हूँ। बिकॉज जब आपकी हायर रैंक्स होती हैं टिल 500 या आप कह सकते हैं अराउंड 1000 अगर आपकी रैंक रहती है, तब ऐसी कंडीशन में आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं वहां पर मुझे लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। आपके कॉम्पिटिटर ऑफ कोर्स आपसे ऊपर वाले हैं, तो वहां जाके आपकी ब्रांच कभी इंप्रूव नहीं हो सकती है। तो आप ये सोच के बिल्कुल उस कॉलेज में एंटर ना करिए कि मैं वहां जाऊंगा और अपनी सीजीपीए आप मेंटेन करूंगा और फाइनली मैं उसमें एक अबव ब्रांच में चला जाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं वही ब्रांच आपकी 4 साल रहने वाली है। आप कभी भी ब्रांच को वहां पर ये मत सोच के जाना कि हम ब्रांच इंप्रूव कर लेंगे। दैट्स अ पॉइंट नंबर 1। कभी भी जब भी आपको कोई कॉलेज या ब्रांच में से सिलेक्शन करना हो तो हमेशा पहले ब्रांच को चुनना। रीजन व्हाट, कि जैसा कि उसने कहा कि एक तो ब्रांच चुनने में हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। सेकेंडली, अगर ब्रांच अच्छी होती है उस केस में आप उसमें और भी अलग अलग तरह की चीजें एक्सप्लोर कर लेते हो और शायद आप उसमें ही बेटर कर पाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसलिए आप कोई एक ऐसा कॉलेज चुन लो जहां पे वो ब्रांच तो मिल रही है लेकिन
वो कॉलेज के अंदर कोई प्लेसमेंट्स और ये सब चीजें नहीं हो रही, तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी ब्रांच को दो, लेकिन ऑफकोर्स अगर उस ब्रांच के अंदर कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो सेकंड इंटरेस्ट ऑफ ब्रांच जो भी आपकी होगी वो आप लीजिए, सो दैट कि आपको बेटर कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर अपन लोअर रैंक्स की बात करते हैं तो लोअर रैंक्स के अंदर जैसे कि अबव 2000 अगर अपन रैंक्स की बात करें, वहां पर सबसे पहले आप कॉलेज को चुनिए, बिकॉज इफ यू हैव अ बेटर कॉलेज और आपने इनिशियल 6 मंथ्स या 8 मंथ्स भी वहां पे बहुत अच्छी तैयारी कर ली, तो आपका कंपटीशन बहुत नॉर्मल पीपल से होने वाला है, एवरेज स्टूडेंट से होने वाला है। वहां पे यू हैव सर्टेन चांसेस कि आप अपनी ब्रांच को इंप्रूव कर सकें। तो इसीलिए अगर आपकी रैंक्स नीचे की आती हैं तो वहां पर आप कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए, और अगर आपकी रैंक ऊपर की आती है तो पहले आप ब्रांच को प्रेफरेंस दीजिए। दिस इज समथिंग जो मेरे को दिमाग में रहता है। बाकी सबका अपना अपना एक डिसीजन होना चाहिए, बेस्ट डिसीजन आपको अब लेना है अपनी लाइफ में। सो ऑल द बेस्ट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अपन लोग काफी दिनों बाद वापस से मिले, और अपनी पुरानी जो क्लासेस होती थी उस समय पर तो मेरी क्लास के अंदर मैं आपको डांटते ही रहता था, ये पढ़ा नहीं तुमने और ये नहीं करा और ये सब करा, लेकिन आज अपन लोग बहुत मस्ती वाले मूड में बैठे और अपन ने कई सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करी, और होपफुल अपन ऐसे फ्यूचर में और वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि स्टूडेंट्स को हम हमारी इंस्पिरेशन जो हम लोग बोल रहे हैं उससे उनको इंस्पिरेशन मिलती रहे, और शायद वो भी वो गोल अचीव कर पाए जो कि तुम लोगों ने करके दिखाया। तो अगेन अ बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम बंसल क्लासेस एंड फ्रॉम माय साइड, और बहुत बहुत तुम लोगों को शुभकामनाएं, सो दैट कि आगे फ्यूचर में तुम जो सोच रहे हो उससे शायद बेहतर ही कर पाओ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Fine. थैंक यू।